हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप। अब आपके सामने में नदीम उस्मानी सर लेके आए हैं गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी। यानी गॉस थ्योरम में हम लोग बच्चे कुछ टर्म्स का यूज़ करेंगे और उसमें से हमारा पहला टर्म होगा एरिया वेक्टर, और उसके बाद दूसरा टर्म होता है हमारा अक्सर यूज में आएगा पूरे गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये दो टर्म के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो गॉस थ्योरम है बच्चे, ये 12th बोर्ड के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि 12th के बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में ये क्वेश्चन गॉस थ्योरम के किसी भी चीज़ से रहता है। क्योंकि थोड़ा सा लंबा क्लास चलेगा, गॉस थ्योरम है, उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, कूलम्ब्स लॉ है, उसका एप्लीकेशंस है, तो ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है। और चूंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर मैं कहूँ तो बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है ये। और इस पर क्वेश्चन सिर्फ 12th बोर्ड ही नहीं बल्कि ये तुम्हारे नीट्स एग्जामिनेशन में या जेई एग्जामिनेशन में जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो इसमें इससे क्वेश्चंस बहुत रहता है। तो ये बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और आप अच्छी तरीके से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करो। एक जो मेरा क्लासेस स्टार्ट इसका हो रहा है, तो एक एक टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करो। तो बच्चों, आज आपके सामने में उस्मानी सर लेके आए हैं गॉस थ्योरम से रिलेटेड हमारा पहला टर्मिनोलॉजी एरिया वेक्टर। तो बच्चों, आज बहुत खुशी का दिन भी है। आज 2023 का ये आखिरी रमज़ान भी है और आज अलविदा जुमा भी है, कल ईद होने वाली है। तो आप सभी व्यूवर्स को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो हम लोग शुरू करते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर बच्चों, एरिया के बारे में अपने वेक्टर में पढ़ा होगा। जब हम लोगों ने फिजिक्स का स्टार्ट करा 11th में, वहाँ पे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली दो ग्रुप में रखते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों, जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसमें दो बातें होती है कि उसमें एक मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। और स्केलर क्वांटिटी में केवल सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू होता है। तो वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल वगैरह दिया गया था कि स्केलर क्वांटिटी कौन है, वेक्टर क्वांटिटी कौन है। तो अगर आपने देखा होगा वहाँ पे, तो स्केलर क्वांटिटी में हमारा एरिया भी आया हुआ है, लेकिन यहाँ हम एरिया को वेक्टर एरिया के तौर पे रिप्रेजेंट करेंगे। असल होता ही है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं फिजिक्स में, जब हमारे फिजिक्स के बड़े बड़े जो ज्ञाता फिजिसिस्ट लोग थे, जब बहुत सारी थ्योरीज आइडियाज़ को डिराइव करते हैं, तो कुछ चीज़ों को वो कुछ अपने अंदाज से कंसीडर करते हैं। एरिया ऑल्दो यद्यपि एरिया को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे गॉस साहब ने अपने थ्योरम को, उसके बाकी जो एप्लीकेशंस है उनको प्रूव करने के लिए यहाँ पे हमको एरिया को वेक्टर ट्रीट करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट एरिया वेक्टर। क्षेत्र सदिश vector linked with area element of a closed surface in outward normal of surface is called area vector। बच्चों, ये वेक्टर एरिया क्या है? तो इसमें कह रहा है कि कोई एक क्लोज सरफेस होना चाहिए। क्लोज सरफेस बोले तो कोई भी शेप का क्लोज सरफेस हो सकता है। मान लो ये एक क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के ऊपर में हम कहीं भी एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेते हैं, कहीं भी एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेते हैं। लेट अस सपोज यहाँ हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया। अब इस एरिया एलिमेंट का मान लिया कि इसका एरिया यहाँ पे हमारा dx है और एरिया को सरफेस एरिया बोलते हैं, तो ज़्यादातर हम ds लेते हैं, अदरवाइज आप कुछ भी ले सकते हो, dA भी ले सकते हो। और d स्टैंड्स फॉर स्मॉल क्वांटिटी। एरिया को बहुत छोटा लेते हैं, एरिया एलिमेंट कर रहे हैं, तो ये एरिया एलिमेंट का इस छोटे से टुकड़े का मान लो इस पूरे क्लोज सरफेस का एरिया, यहाँ पे इस छोटे एलिमेंट का एरिया है ds। अब इस एरिया पर एक नॉर्मल वेक्टर हम लोग डालते हैं जिसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो इसमें एक नॉर्मल वेक्टर डालते हैं जिसको हम लोग
यूनिट वेक्टर कहते हैं। दिस इज ओनली फॉर डायरेक्शन। जब डायरेक्शन किसी का दिखाना रहता है किसी तरफ, तो हम लोग नॉर्मल वेक्टर के शक्ल में या फिर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में उस एरिया में हम दिखाते हैं। अगर हम इस छोटे से एलिमेंट के एरिया की बात करेंगे तो एरिया हमारा हो गया ds, और अगर इसको हम एरिया वेक्टर बोलेंगे तो इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये छोटे से एलिमेंट का ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम उसका एरिया की बात करेंगे अगर हम, तो ये जो एरिया एलिमेंट है इसका एरिया हो गया ds। अगर हम इसी को वेक्टर एरिया बोलते हैं, वेक्टर एरिया या एरिया वेक्टर जो बोलो, एरिया वेक्टर अगर हम बोलते हैं तो हमारा जो ये एरिया है ds, इसको हम लोग उसी एरिया पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर n से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम लोग कहते हैं एरिया वेक्टर, और इसको एक साथ में ds लिख करके यहाँ एरो दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर। चूंकि ये हमारा कॉन्सेप्ट गॉस के थ्योरम में और बाकी जो उनका एप्लीकेशंस है उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम लोगों ने इसको लेके चला। दूसरी बात ये है कि जब हम एरिया वेक्टर की बात करते हैं तो ये मोस्टली कंसर्न है, ये क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस का मतलब होता है वो किसी भी शेप का हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्फेरिकल शेप का हो, वो किसी भी सिलिंड्रिकल शेप का भी होता है, क्यूबिकल, क्यूबॉइड, किसी भी शेप का हो सकता है, बट वो हर तरफ से बंद होना चाहिए, हर फेसेस हर तरफ से बंद होना चाहिए। दैट वेरी एरिया को हम लोग क्लोज्ड एरिया कहते हैं। अब ये क्लोज एरिया में किसी भी जगह में अगर एरिया वेक्टर निकालेंगे तो उस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा उस पोर्शन में वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। एक चीज ये ध्यान देना है, दिस विल बी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ये आउटवर्ड होगा बच्चों, आउटवर्ड, ये इनवर्ड नहीं होगा, अंदर की तरफ नहीं होगा। मान लो किसी सरफेस में अगर हम वेक्टर की बात करते हैं और परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो ये परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है, ये परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है। लेकिन जब हम क्लोज सरफेस की बात करेंगे तो हमारा जो परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इस छोटे से एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड यानी क्लोज सरफेस से बाहर की तरफ होगा। दिस इज एरिया वेक्टर। अब आते हैं हम लोग इसका दूसरा जो टर्म है यूज होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हिंदी में विद्युत फ्लक्स कहते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहां सेंटेंस हमारा कहां से शुरू हो रहा है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली पास करेगा, किससे होकर के? थ्रो, किससे होकर के? ये नॉर्मली पास करेगा किससे होकर के? थ्रो अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस। यानी किसी सरफेस से होकर के जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो गुजरता है उस सरफेस से होकर के, तो उस सरफेस पर ये परपेंडिकुलर होना चाहिए यानी नॉर्मल होना चाहिए। अब है कि ये जितनी सारी चीजें हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं, कहीं कहीं हम सरफेस को समझने के लिए बाहर की तरफ ओपन सरफेस के फॉर्म में देख सकते हैं, बट ओवरऑल ये सारा जो हमारा फंक्शन जो भी अब तक काम चलेगा रिगार्डिंग गॉस थ्योरम, ये सभी क्लोज सरफेस पर ही बेस्ड होगा। तो इसको थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो थोड़ा सा हम इसको विजुअली देखना चाहेंगे हम लोग। तो इसको विजुअली कुछ इस तरह से देखते हैं। ये हमारा एक मान लेते हैं स्फेरिकल सरफेस है। अब इस स्फेरिकल सरफेस में जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस सरफेस पर परपेंडिकुलरली पड़ना चाहिए। तो बच्चों अगर कोई चार्ज इस सरफेस के अंदर अगर है, फर्ज करो कि यहाँ क्यू चार्ज इस सरफेस के अंदर है, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में पहले पढ़ रखा है। अगर आपने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में नहीं जानते हो तो मेरा इसमें डाला गया कुछ वीडियोस है इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर, तो आप उन वीडियोस को आप देख सकते हो और देखने के बाद उसको आप समझ सकते हो। अगर नए व्यूवर्स हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, वो सारे वीडियोस आपको ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा, वो सब आप देख सकते हो। अगर आप उसको देख लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। फर्ज करो कि ये चार्ज है,
तो ये पॉइंट चार्ज अगर है तो इस चार्ज से निकलने वाले लाइन ऑफ फोर्स लाइक दिस इस तरह से होता है, सभी डायरेक्शंस में होता है, सभी डायरेक्शंस में होता है। अगर ये हमारा पॉइंट चार्ज इस सर्कुलर या स्फेरिकल सरफेस के बिल्कुल सेंटर में हो तो ये जो हमारा लाइन ऑफ फोर्स है वो रेडियली जाता है, रेडियली जाता है तो इस सरफेस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब है इससे जितने भी लाइन ऑफ फोर्स निकल रहा है तो इस क्लोज सरफेस के स्फेरिकल सरफेस के अंदर में जो पड़ेगा वो परपेंडिकुलर पड़ेगा। तो कह रहा है कि जितने लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ता है तो ये सारे लाइन ऑफ फोर्स को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चों यहाँ एक बहुत बड़ी बात सामने में आ जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये एक हाइपोथेटिकल, ये बिल्कुल का इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि फैराडे ने ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के एग्जिस्टेंस की बात नहीं करा। उन्होंने एक कॉन्सेप्चुअली कहा कि कोई चार्ज अगर पॉजिटिव है तो उससे लाइन ऑफ फोर्स निकलने की बात हो रही है, क्योंकि वहां पे उन्होंने जब दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करा था कूलम साहब ने, तो वहां पे दोनों चार्ज जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे थे कांटेक्ट में नहीं थे, दूर दूर लगा रहे थे। फिर बाद के दिनों में पता चला कि नहीं, एक चार्ज जो है वो एक अपने सराउंडिंग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और उसी के वजह से वो दूसरे पर फोर्स लगाता है। और उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए, जिसको हम पिक्टोरियल या पिक्चर में, डायग्राम में, इमेज में समझने के लिए और उसको अच्छे से क्लियर करने के लिए फैराडे साहब ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की बात करा था, जो मेरे पिछले वीडियोस में दिया गया, आप उसको देख सकते हो। तब सवाल है कि ये सारे जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ये बिल्कुल विजिबल नहीं है, और विजिबल नहीं है और कितना निकलता है ये हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। जब इसको हम काउंट नहीं करेंगे, दिखाई नहीं पड़ेगा, तो इसकी नंबर, इसकी काउंट कैसे पता चलेगा? और जब नंबर इसका पता नहीं चलेगा, हाउ टू गेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे पता करेंगे? तो आगे चल करके कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को काउंट करने की, गिनती करने की जरूरत नहीं है। जिस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमको पता कर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना है, उस सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है और उस सरफेस का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कितना है। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, वो मल्टीप्लिकेशन से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से हम लोग ये पहले समझने की कोशिश करें। वह लाइन, वह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो किसी सरफेस को परपेंडिकुलरली क्रॉस करता है, बिल्कुल ऑब्लिकली नहीं, किसी ऑब्ट्यूज एक्यूट एंगल पे नहीं, बिल्कुल परपेंडिकुलरली, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात होगी, तो मैंने पहले ही कहा कि ये सारा हमारा कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लोज सरफेस के लिए होगा। तो हमने एक क्लोज सरफेस यहाँ मान लिया। अब इस क्लोज सरफेस में हमने कंसीडर किया कि एक चार्ज हमारा यहाँ पे Q यहाँ पे है, और ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जब यहाँ से ऐसे निकलता है तो इस सरफेस को क्रॉस करता है, ये स्फेरिकल सरफेस को क्रॉस करता है। और मान लिया कि एक छोटा सा यहाँ पे हमने एक एरिया ले लिया, इस पूरे सरफेस का छोटा सा एरिया ले लिया, और उसका एरिया हमने ले लिया ds, और इस पे हमने एक यूनिट वेक्टर n कैप ले लिया। और चूंकि चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, अगर हमने चार्ज पॉजिटिव लिया है तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आउटवर्ड की तरफ होता है। तो अगर हम अब इस वेक्टर एरिया की बात करें या एरिया वेक्टर की बात करें, तो ये एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो एरिया पर परपेंडिकुलर होता है, और इस हिसाब से ये एरिया वेक्टर यानी n कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल में होता है। दिस इज n कैप एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक दूसरे के पैरेलल में होता है। तो अब हमको इस छोटे से क्षेत्र में, छोटे से एरिया में इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत छोटा सा एरिया एलिमेंट है, तो हम लोग यहाँ d फाई लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करेंगे, d स्टैंड्स फॉर वेरी स्मॉल। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करा और इस एरिया को हमने एरिया वेक्टर बना दिया। अब हमने इसको वेक्टर एरिया कहा, तो इसमें हमने ds एरिया पे हमने एरो लगा दिया और कहा कि इसका जो अपना
एरिया है उस एरिया को हमने यूनिट वेक्टर एन कैप से मल्टीप्लाई कर दिया जो उस एरिया पर परपेंडिकुलर है। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसका मेजरमेंट होगा इस एरिया से लिंक कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और इसका एरिया वेक्टर। तो ये दोनों हो जाएगा हमारा ई और ये हो जाएगा डॉट ds। चूंकि स्केलर प्रोडक्ट होता है और फ्लक्स जो होता है हमारा ये स्केलर क्वांटिटी होता है। तो अब इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ds का वैल्यू हो जाएगा ds उसका मैग्नीट्यूड और इस पर यूनिट वेक्टर एन कैप होता है। अब ये डॉट जो होता है डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो वेक्टर्स के बीच होता है। तो यहाँ वेक्टर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और एन कैप है, इन दोनों के बीच हम रखते हैं डॉट प्रोडक्ट और ds को हमने बाहर करा। अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट आप पढ़ चुके हो 11th में जो वेक्टर आपने पढ़ा होगा। तो वेक्टर को दो तरह से हम प्रोडक्ट करते हैं, एक को बोलते हैं डॉट दूसरे को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये डॉट प्रोडक्ट से वैल्यू हो जाएगा ई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एन ये 1 हो जाएगा और दोनों के बीच के एंगल चूंकि दोनों पैरेलल है तो इसलिए दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे cos 0 डिग्री हो जाएगा एंड ds cos 0 1 होता है, दिस इज 1 यानी यहाँ हो गया ई ds। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हो गया। तो ये छोटे से एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हो गया। अब हमें अगर इस पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है बच्चों तो बहुत ईजी है। हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे। अगर हम चाहते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पूरे सरफेस से होकर हर डायरेक्शन में जाएगा तो अब बोलेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद स्फेरिकल सरफेस। इस पूरे स्फेरिकल सरफेस से लिंक जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन यानी डी फाई हमने लिया छोटे से एलिमेंट का इंटीग्रेशन कर दिया और उसके बाद यहाँ पे हम ई ds को इंटीग्रेट करेंगे। और चूंकि ये एक सिंबल है तो सिंबल में यहाँ डी हट जाता है, यहाँ हम लोग इंटीग्रेशन में फाई लिखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन अगर पढ़ा है। और इधर जो हमारा इंटीग्रेशन की बात हो रही है तो गॉस पूरे थ्योरम में हमारा यहाँ क्लोज सरफेस होगा यानी हमने इस पूरे सरफेस का एक छोटा सा एलिमेंट लिया। तो छोटा सा एलिमेंट लिया और इंटीग्रेशन का मतलब है इस तरह से जितने एलिमेंट्स होंगे ये सारे एलिमेंट्स का एडिशन होता है इंटीग्रेशन में। तो अगर ये सारे को ऐड करेंगे तो पूरे सरफेस यानी पूरे क्लोज सरफेस का एरिया हो जाएगा। तो ये क्लोज सरफेस के एरिया को दर्शाने के लिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग यहाँ एक रिंग लगा देते हैं जो बताता है कि हम जो इंटीग्रेट करने जा रहे हैं जिस सरफेस का वो क्लोज सरफेस है। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों यहाँ थोड़ा सा कुछ चीज़ और जान लेते हैं हम लोग। कुछ चीज़ का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेजरमेंट हम लोगों ने कैसे करा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेजरमेंट हमने करा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है किसी भी सरफेस से जो पास करने वाला इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उनकी नंबर्स को कहते हैं। हमने कहा कि नंबर काउंट नहीं हो सकता है, इमेजिनरी है। तो फिर हम लोग करते हैं कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो किसी एरिया को क्रॉस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने उस एरिया के वेक्टर बना करके वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डॉट प्रोडक्ट कर दिया। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेजरमेंट हो गया, किसी भी सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेजरमेंट हो गया। थोड़ा सा इसमें एनबी के रूप में जानकारी और है बच्चों। तो वो जानकारी है फ्लक्स का जो वैल्यू है वो क्या है। तो फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगा। तो एसआई यूनिट हो जाएगा बच्चों, एसआई यूनिट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर फ्लक्स की बात हमने कहा कि ई ds अगर हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन कूलम इनवर्स होता है। और ये एरिया है, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। और इसमें डायमेंशनल फार्मूला भी पूछे जाने का चांस रहता है। तो डायमेंशनल फार्मूला भी देख लेते हैं इस पर। डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला निकालना बहुत आसान है बच्चों। अगर आपको यूनिट पता है तो आप
डायमेंशनल फार्मूला उस यूनिट के माध्यम से उसके रेफरेंस में निकाल सकते हैं। मैं बता दूं यहाँ पे न्यूटन है, न्यूटन फोर्स का है, और फोर्स का आप जानते होंगे, कुछ चीज़ को तो आपको जानना होगा, mL/-2 होता है, एंड मीटर स्क्वायर वो एरिया है। तो एरिया मीटर हम लेंथ लेते हैं तो लेंथ यानी L2 हो जाएगा, और कूलम का होता है 80, चार्ज का हमारा 80 होता है, और यह IT होता है, तो ये हो गया IT⁻⁻1, तो हमने इसको -1 कर दिया। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, L2 और यहाँ L⁻1 है तो L3 हो जाएगा, और T⁻−3 ये होल पावर -1 है, T का भी -1 हो जाएगा, -2 -1 तो T⁻−3, और यहाँ I⁻−1। तो ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू है स्केलर होता है, ये उसका मेजरमेंट मैंने बता दिया, ऐसा यूनिट बता दिया, डायमेंशनल फार्मूला बता दिया। अब एक चीज़ और है बच्चों के, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि जब हम इस चीज़ को निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, थोड़ा सा यहाँ पे हमने एक समझने के लिए उस सरफेस का एक पार्ट को काट करके हमने अलग करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। और मान लिया कि हमारे पास एक सरफेस है इस तरह का, और इस सरफेस से कंसर्न, अब बातें हैं कि ये सरफेस अगर है हमारा, ये अगर इस तरह का सरफेस लेते हैं तो इस सरफेस पर मान लो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर n इस तरह से है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इसके जो नॉर्मल है उसके पैरेलल होगा, मे बी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाए, इट हैपेंस लाइक दैट, ऐसा हो सकता है। चूंकि हमने कहा कि कोई भी दो वेक्टर के बीच हम यहाँ पे जब डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो दो वेक्टर्स के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट होता है बच्चों, तो ये AB cos थीटा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड एंगल बिटवीन A एंड B, यहाँ वेक्टर A है, दिस इज वेक्टर B, दिस इज एंगल थीटा, तो इन दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन होता है। तो अगर हमने ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर या वेक्टर एरिया के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट है वो मेजरमेंट फ्लक्स का होता है, तो यहाँ भी हम कर सकते हैं। अगर ये हम एंगल दोनों का पता कर लें तो यह हमारा फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा, फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा EDS cos थीटा, EDS cos थीटा, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे दोनों को तो ये हो जाएगा E डॉट हमारा हो जाएगा DS वेक्टर E, और DS का हो जाएगा DS n कैप वेक्टर E डॉट DS को हम लोग आउट कर सकते हैं चूंकि स्केलर क्वांटिटी है n, और यहाँ ds कर दिया। अब इन दोनों के बीच हमारा डॉट प्रोडक्ट है तो ये हो जाएगा E, और n का 1 हो जाता है तो ds हो जाता है, और उसके बाद दोनों के बीच का एंगल E और n के बीच का एंगल यानी cos थीटा, तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट से वैल्यू आ जाता है हमारा EDS cos थीटा। अब यहाँ थीटा का वैल्यू पे डिपेंड करता है, थीटा का वैल्यू अगर एक्यूट है, थीटा का वैल्यू अगर एक्यूट है, इफ थीटा इज एक्यूट, तो उस समय हमारा फ्लक्स जो है पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि कॉस एक्यूट एंगल पॉजिटिव होता है। अगर थीटा हमारा यहाँ पे ऑब्ट्यूज हो जाता है, अधिक कोण हो जाता है, तो कॉस एक्यूट ऑब्ट्यूज का एंगल नेगेटिव हो जाता है, तो फ्लक्स हमारा यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए कि थीटा का वैल्यू हमारा 90 डिग्री हो जाए तो यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब फ्लक्स विल बी पॉजिटिव, फ्लक्स विल बी नेगेटिव एंड फ्लक्स में बी 0। तो ये फ्लक्स के रिगार्डिंग हमारा एक कुछ जानकारी हुआ। तो आज का जो क्लास है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक का ये एरिया वेक्टर से रिलेटेड ये दोनों चीज़ मैंने आपको यहाँ क्लियर करा। अब इसकी ज़रूरत हमें गॉस के थ्योरम पे पड़ेगा। गॉस के आज के डेट में गॉस थ्योरम को गॉस लॉ भी कहते हैं। बहुत सारे जो राइटर्स हैं गॉस थ्योरम को गॉस लॉ के नाम से जाने जाते हैं, तो गॉस लॉ भी इसको कह सकते हैं। चूँकि लॉ और थ्योरम में थोड़े से का फर्क है। जब हम किसी को थ्योरम बोलते हैं तो वो मैथमेटिकल प्रूफ तक वहाँ तक आता है। अगर उसको मैथमेटिकल प्रूफ के बाद एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी कर दें
तो वो हमारा थ्योरम से लॉ बन जाता है। तो आज के डेट में ये बहुत सारे जो फिजिसिस्ट हैं तो इसको गॉस थ्योरम ना कह के गॉस लॉ भी बोलते हैं। तो इस तरह से आज का क्लास हमारा यहाँ एंड होता है। कीप इट वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।